जून अपनी कॉलेज की जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा है। वह पढ़ाई में अच्छा है और उसके पास खुद का अपार्टमेंट है और उसके दोस्तों का समूह बदबूदार कुंवारे पुरुषों से भरा नहीं है। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ अपने अपार्टमेंट में मस्ती कर रहा होता है तो वह कुछ और बियर लेने के लिए उठता है। वह दरवाजे के पास थोड़ी देर तक घूमता है और अपने फोन पर टिकटॉक स्क्रॉल कर रही काले बालों वाली लड़की को देखता है और वह भी उसे साइड आई देती है। जून उस कमरे से निकल जाता है ये सोचकर कि काश शिया नाम की लड़की उसके साथ चलने का प्रस्ताव देती और वह उसके पीछे चल देती है, ये कहती हुई कि उन्हें साथ में आइसक्रीम खानी चाहिए। जून खुशी खुशी उसे कुछ खरीदने की पेशकश करता है और कहता है कि वह उसके लिए सबसे बड़ा बाल्टी खरीदेगा ताकि वह कुछ वजन बढ़ा सके और अन्य लड़कों से अनचाहा ध्यान हट सके। शिया उसे बताती है कि वह असफल हो सकता है क्योंकि आजकल लड़कों को मोटी जांघें पसंद है और फिर उससे फ्लर्ट करती है, पूछती है कि वह इतना स्वामित्व वाला क्यों है जब वह उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जून खुद से वही सवाल पूछता है। यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन उन्हें इस स्थिति में रहना भी बुरा नहीं लगता। वे एक दूसरे का हाथ थामते हैं और शिया जून को कोने की दीवार के साथ सटा देती है। वह इस भाग्यशाली कमीने को चूमती है और काश ये मैं होता। इसके बाद वे किराने की दुकान की ओर चलने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जून को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अपने कॉलेज के पहले दिन कैसे इतनी अच्छी किस्मत पाई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या है जब वह अपने नए किराए के अपार्टमेंट की बस में चढ़ा। उसे अपने स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त और क्रश जो से एक संदेश मिला जो इस विश्वविद्यालय को चुनने का एकमात्र कारण थी। वह उससे उसकी कॉलेज में प्रवेश की खुशी में मिलने आना चाहती थी और जून ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। फिर वह तुरंत अपने फ्लैट भागा ताकि वह अपने कपड़े बदल सके क्योंकि वह अपनी क्रश से नहीं मिल सकता था जब वह 3 हफ्तों तक नहाया नहीं हो जैसा बदबू आ रही हो। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा उसने देखा कि सुंदर शिया वहां खड़ी है, अपनी लाइटर से खेल रही है और अपने में मस्त है और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जून को लगता है कि वह शायद किसी का इंतजार कर रही है और वह अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो शिया अभी भी वहीं है। उसे लगा कि उसने उसे पहले कहीं देखा है और जिज्ञासा के चलते वह पूछता है कि क्या वे पहले मिल चुके हैं। वह कुछ नहीं कहती, इसलिए वह बस चला जाता है। अपने दिमाग की 2 कोशिकाओं को उसे याद रखने के लिए मजबूर करता है। अचानक उसे याद आता है कि वह आइडल शिया है जिसकी हाई स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त उसे वास्तव में पूछती थी। वह मुड़कर शिया से पूछता है कि क्या वह ड्रीम स्वीट समूह की आइडल है। वह पुष्टि करती है और एक पागल की तरह उसकी ओर चलने लगती है, पूछते हुए कि वह उससे क्या चाहता है। वह लाइटर जलाती है और सीधे जून की ओर बढ़ती है जिसके पास बिल्कुल भी बचाव की प्रवृत्ति नहीं है और वह इसे चकमा भी नहीं देता। शिया उस पर हंसती है और जून उसे धमकी देता है कि वह पुलिस को बुला सकता है। वह उसे पुलिस बुलाने की चुनौती देती है क्योंकि वह हमेशा महिला कार्ड खेल सकती है और उन्हें बता सकती है कि वह एक पीछा करने वाला है जो उसे परेशान कर रहा है। जून जानता है कि अगर उसे नकली मामले में भी पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए वह माफ़ी मांगता है और समझाता है कि उसका दोस्त उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है। वह उसके समूह की एक अजीब नृत्य चाल भी करता है और शिया को घृणा होती है। जून की किस्मत अच्छी थी कि उसे जो से एक संदेश मिला जिसे उसने बहाना बनाकर भागने के लिए इस्तेमाल किया। शिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वह जा चुका था। जल्द ही जून जो पहुंचता है जो ठंड की वजह से कांप रही है। वे कैफे के अंदर जाते हैं और जून उसे अपने शिया के साथ डरावने बातचीत के बारे में बताता है और कैसे वह उससे दूर रहना चाहता है। इसके साथ ही वे खोए हुए समय की भरपाई करने लगते हैं। जून ने अचानक जो से पूछ लिया कि क्या उसकी कोई प्रेमी है, जिससे वह हैरान रह गई। वह उससे पूछती है कि वह ये क्यों जानना चाहता है और वह पूछता है कि क्या वह उसके अपार्टमेंट में कुछ नेटफ्लिक्स देखने और आराम करने के लिए आना चाहती है। वह तुरंत उस बयान को वापस ले लेता है और कहता है कि उसके पास नेटफ्लिक्स भी नहीं है, इसलिए उन्हें बस कभी कभी मिलकर समय बिताना चाहिए क्योंकि वह विश्वविद्यालय के पास रहता है। जो उसे बताती है कि उसे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भी उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। वे उसके बाद रेस्तरां छोड़ देते हैं और जू के गले में अपनी स्कार्फ एक सज्जन की तरह डालता है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही है। वह उससे कहता है कि उसे कल बिना धोए वापस कर दे और फिर दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। जब जून अपने अपार्टमेंट पर पहुंचता है ये सोचते हुए कि कॉलेज मजेदार होगा तो वह शिया को अभी भी गेट पर खड़ा पाता है। उसे आश्चर्य होता है कि वह पागल है या कुछ और जो यहाँ सारा दिन खड़ी रही, लेकिन शिया बस उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वह कभी किसी को न बताए कि वह यहाँ या वहाँ के पास रहती है, वरना वह उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देगी। इसके साथ ही वह घर में चली जाती है और जून उसके पीछे भागता है ये सोचकर कि क्या वह उसके स्थान की जमीन मंजिल पर रहती है। इससे पहले कि वह यह सवाल पूछ सके शिया बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। जून घबरा जाता है और तुरंत 911 को फोन करता है। अगले दिन सुबह वह अपने दरवाजे की घंटी की लगातार बजने की आवाज से जाग जाता है। वह दरवाजे के पास पहुंचता है, सोचता है कि इतनी सुबह उसे कौन जगाने की कोशिश कर रहा है। जब वह दरवाजा खोलता है तो शॉक्ड हो जाता है जब वह शिया को वहां खड़ा देखता है। वह उसे मुस्कान के साथ अभिवादन करती है और कहती है कि उसने अस्पताल से लौटते समय कुछ नाश्ता लिया और पूछती है कि क्या वह उसके साथ खाना चाहेगा। जून उसके व्यवहार से अवाक है जो एक ओलंपिक जिम्नास्ट से भी ज्यादा मोड़ ले चुका है, लेकिन वह अब भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह उसे बताता है कि उसने पहले ही नाश्ता कर लिया है और फिर दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर देता है। शिया उससे दरवाजा खोलने और उसे अंदर जाने देने के लिए कहती है क्योंकि वह अभी अभी अस्पताल से लौटी है। वो कहती है कि वह सिर्फ उसे कुछ अच्छा करवाना चाहती है, लेकिन जून उस पर विश्वास नहीं करता। बाद में वो कॉलेज जाता है और जैसे ही पहला व्याख्यान खत्म होता है वह जो को संदेश भेजता है ये पूछते हुए कि क्या वह खाली है ताकि वे फिर से मिल सकें। जो जवाब देती है कि वो अपनी कक्षाओं में व्यस्त है, इसलिए वह आज उसके लिए समय नहीं निकाल सकती। वह यह भी माफी मांगती है कि उसने उसका स्कार्फ घर पर भूल गई।
तभी एक जिज्ञासु गीक जून के फोन पर झांकता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे शिष्टाचार नहीं सिखाया था। गीक और जून के एक और दोस्त पूछते हैं कि क्या वह अपनी क्रश से बात कर रहा है और फिर उसे अस्वीकार किए जाने के बारे में चिढ़ाने लगते हैं। उसी दिन बाद में जून अपने अपार्टमेंट वापस जाता है, उदास क्योंकि वह जो से नहीं मिल सका। गेट पर वह फिर से शिया से टकरा जाता है जो काफी दोस्ताना व्यवहार कर रही है। वह उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, इसलिए वह उसे वैसे ही अनदेखा कर देता है जैसे वह विकिपीडिया पर दान अनुरोध पॉपअप को अनदेखा करता है और जल्दी से अंदर चला जाता है। वही घटना बार बार होती रहती है और जून हर बार शिया को नजरअंदाज कर देता है जब वह उससे बात करने की कोशिश करती है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बजाय वह कॉलेज में उसकी कक्षा तक पहुंच जाती है। वह पूरी कक्षा का ध्यान अपनी ओर खींचती है और फिर जून की ओर हाथ हिलाने लगती है जो घबराहट में जम जाता है। शिया उसकी ओर जाती है और कहती है कि उसे उसके साथ चलना चाहिए क्योंकि उसकी कक्षा खत्म हो चुकी है। जून घबराता है ये सोचते हुए कि क्या करना है और उसके लिए चीज़ों को और अधिक शर्मनाक बनाने से रोकने के लिए वह शिया का हाथ पकड़ता है और क्लास से बाहर भागता है। एक शांत जगह पर पहुंचने के बाद वह उससे पूछता है कि वह उससे आखिर चाहती क्या है। शिया कहती है कि उसे याद है कि वही था जिसने उसे उस दिन अस्पताल ले गया था। जून को अचानक एक विचार आता है और वह शिया से कहता है कि वह उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे पहले से ही कोई पसंद है। शिया इस भ्रमित बेवकूफ़ पर हंसने लगती है जो सोचता है कि हर लड़की जो उसके साथ होने की कोशिश कर रही है वह उसमें रुचि रखती है। वह उसे बताती है कि वह उससे प्यार में नहीं पड़ी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, बल्कि वह उससे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। जून उसे अपनी कक्षा की लड़कियों से बात करने के लिए कहता है और यह टिप्पणी करता है कि उनमें से कुछ उसकी अपार्टमेंट में भी होंगी। शिया उसे बताती है कि वहाँ कोई नहीं है क्योंकि उसने पूरे अपार्टमेंट को अपने लिए किराए पर ले लिया है। ये सुनकर कि शिया 3 गुना सामान्य किराया देने में सक्षम है, वह उससे दोस्ती करने के लिए सहमत हो जाता है। उसे कोई समस्या नहीं है, हालांकि वह स्वार्थी की तरह व्यवहार कर रहा है और वह समझाती है कि उसे उसके पिछले गलत कार्यों के कारण निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि वो और दोस्त बनाना चाहती है और उसे लगता है कि जून सबसे अच्छा व्यक्ति है जिससे शुरुआत की जा सकती है क्योंकि वह उसके ऊपर ही रहता है। जून उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेता है और उसका नंबर मांगता है। कहता है कि उन्हें कभी डिनर साथ में करना चाहिए। इसके बाद वे अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं और जून उसका नाम जोर से पुकारता है। शिया अचानक उसकी उंगलियां उसके होंठों पर रख देती हैं ताकि वह सभी के सामने उसकी पहचान जाहिर न करे और जून को अपने पेट में तितलियां महसूस होती हैं। वह पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और शिया जवाब देती है कि वह बस मजाकिया शैतान बन रही थी। वह कहती है कि यह अच्छा है कि उसे पहले से ही कोई और पसंद है क्योंकि वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति है जो जैसे ही किसी लड़की से थोड़ी सी भी तवज्जो मिलती है वह चिपकू हो जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ता। जून सोचता है कि वह बहुत घमंडी है, लेकिन वह देखता है कि उसे वह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। वह शिया से कहता है कि निश्चिंत रहें क्योंकि वह उसके लिए नहीं गिरेगा और फिर अचानक वह मुड़ती है और उसके बहुत करीब आ जाती है। पूछती है कि अगर वह उससे प्यार कर ले तो क्या होगा। जून परेशान हो जाता है और कहता है कि यह असंभव लगता है क्योंकि उसके पास कोई आकर्षण नहीं है। शिया आगे चलती है, कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन अब जून उसके प्रति आकर्षित होने लगा है। बाद में वह एक फ्रेशर वेलकम पार्टी में जाता है जहां एक सीनियर उससे शिया के बारे में पूछता है। वह उससे डेट करना चाहता है अगर वह सिंगल है, लेकिन जून को उसका धमकी याद है कि अगर उसने उसके बारे में कोई जानकारी दी तो वह उसका सिर फोड़ देगी। वह सीनियर के सवाल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे एक बियर दे देता है और जल्द ही जून बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है। अचानक उसे शिया का फोन आता है जिसने उसे ये जानने के लिए बुलाया था कि वह कब घर वापस आएगा। जून बिना सोचे समझे उसे फ्लर्ट करने लगता है और फिर अचानक एक नशे में सीनियर उसके पास आता है और शिया से बात करने के लिए उसका फोन ले लेता है। जून इसे वापस लेने की कोशिश करता है और शिया सोचता है कि वह किसी से लड़ाई कर रहा था। जून की जगह पर वह सड़क के किनारे उल्टी कर रहे सीनियर को आराम देने की कोशिश कर रहा है। उसके विचार झोंक की ओर भटक जाते हैं जब अचानक उसे कोई उसके जैसा दिखता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ये निकला कि शराब उसके साथ चाल चल रही थी और जो लड़की उसने देखी वह वास्तव में शिया थी। वह उसके पास एक बियर की बोतल लेकर जाती है और महसूस करती है कि जून किसी से लड़ नहीं रहा था, इसलिए उसे अपने साथ हथियार लाने की जरूरत नहीं थी। जून इस बात से भ्रमित है कि वह उसे कैसे मिली, लेकिन फिर अचानक शराबी उसे धक्का देता है और शिया से अपना परिचय करवाना शुरू करता है। वह तुरंत उसके इरादों को समझ जाती है और कहती है कि फिर से उस बदसूरत चेहरे से उसके पास आने के बारे में सोचना भी मत। वह जून से कहती है कि उन्हें अभी वापस जाना है और बिना उसे जवाब देने का मौका दिए उसका हाथ पकड़ लेती है। जून को लगता है कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, लेकिन फिर अचानक शराबी उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। शिया से कम उससे थोड़ी बात करने के लिए कहता है। वह उससे कहती है कि उसे अपनी समय का 1 सेकंड भी उसके जैसे हारे हुए को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वह उस पर चिल्लाना शुरू करता है तो ये पागल लड़की हथियार का अच्छा उपयोग करने का निर्णय लेती है। जून समझता है कि चीजें जल्दी बिगड़ सकती हैं, लेकिन उसकी सीनियर बहुत नशे में है कि पीछे हट सके। वह अपनी टोपी उतारता है और शिया से कहता है कि अगर हिम्मत है तो उसे मार दे और फिर उसके सिर पर थपथपाने लगता है। शिया अब गुस्से में है, लेकिन इससे पहले कि वह इस बेवकूफ के सिर को कुचल सके, जून बीच में आ जाता है। वह उस आदमी से कहता है कि वह शिया को छोड़ दे और फिर उसके हाथ से बोतल छीन लेता है। वह एक घूंट लेता है और फिर सीनियर को देता है। उसे सारी बोतल पीकर अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कहता है। आदमी आसानी से इसके झांसे में आ जाता है और भालू को जल्दबाजी में पीने लगता है और जब तक वह खत्म करता है उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है क्योंकि जून और शिया पहले ही जा चुके हैं।
वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतना दौड़ते हैं और एक शांत गली में रुक जाते हैं, जहां जून उससे पूछता है कि वह पहले क्या सोच रही थी, क्योंकि उसने एक आदमी पर हमला करने के लिए पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ा जा सकता था। शिया ये सुनकर परेशान हो जाती है और इतनी रोने लगती है कि जून को भी लगता है कि वह कुछ मानसिक विकार वाली है जो दूसरों को पीटने में संकोच नहीं करेगी। वह सिसकते हुए कहती है कि जब भी वह घर से बाहर जाती है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और भले ही वह इस सिलसिले को तोड़कर अपनी जिंदगी जीना चाहती है, चीजें हमेशा इसी तरह होती हैं। जून ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि उसे हमेशा से लगता था कि उसे किसी तरह की चिंता विकार है। वह कहती है कि वह अब अकेली नहीं रहना चाहती है, इसलिए वह चाहती है कि दोस्त हों जो कठिन समय में उसका साथ दें। जून समझता है कि शिया का अतीत जटिल है और वह कहता है कि वह उसका दोस्त बनेगा और उसकी मदद करेगा। शिया अब खुश है और बताती है कि उसने वास्तव में बियर उसके साथ उसकी पार्टी के बाद पीने के लिए खरीदी थी। वह उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया, और शिया उसे वे बैनर दिखाती है जो विभिन्न कॉलेजों की फ्रेशमैन पार्टी की ओर इशारा करते हैं। जून एक एक करके उन्हें देखना शुरू करता है और फिर अचानक रुक जाता है जब वह जो की कॉलेज पार्टी के पोस्टर के सामने आता है। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ता है, उससे मिलने की उम्मीद करता है और शिया उसका पीछा करती है। वह जल्द ही जो को पाता है और उसे पुकारता है। वह मुड़कर उसकी ओर देखती है और उत्साह से हाथ हिलाती है। जून को उम्मीद होती है कि वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो जिसे इशारा कर रही थी वो शिया थी। वह उसे लोकप्रिय आइडल के रूप में पहचानती है और हर कोई सोचने लगता है कि क्या यह सच है। जो जब शिया के पास आती है और कहने लगती है कि वह उसकी बड़ी प्रशंसक है तो शिया थोड़ी नर्वस हो जाती है। हालांकि उनके आसपास के लोग अंततः शिया को एक परेशानी भरे अतीत वाली आइडल के रूप में पहचान लेते हैं, जिन्होंने एक लड़के को लेकर अपने बैंडमेट पर हिंसक हमला किया और फिर देश से भाग गई। शिया अब गुस्से में है और उसे लगता है कि जो ने यह जानबूझकर किया। वह घर जाने लगती है और जून उसे सांत्वना देने के बजाय जू के साथ रहने का फैसला करता है। जू उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया और जून उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। अचानक वे खुद को एक दूसरे के बहुत करीब पाते हैं और असहज हो जाते हैं। बाद में जून जू को पार्टी से बाहर ले जाता है, लेकिन उसे अपने फ्लैट जाने के लिए कोई टैक्सी या बस नहीं मिलती। वह अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी फोन नहीं उठाता और वह सोचकर परेशान हो जाती है कि अब कहाँ रहना है। वह जून से कहती है कि उसके माता पिता बहुत सख्त हैं, इसलिए वे खुश नहीं होंगे अगर वह रात बाहर बिताती है, और उसे उसकी मदद करने के लिए एक विचार आता है। कुछ ही देर बाद वे बियर और स्नैक्स का एक प्रस्ताव लेकर जिया के दरवाजे पर होते हैं। जब वे उससे अनुरोध करते हैं कि वह जू के माता पिता को फोन करे कि वह आज रात उसके घर पर ठहरेगी। जिया परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि जून ने उसकी तारीफ की इसलिए वह सहमत हो जाती है और फोन करती है। जू उसका धन्यवाद करती है और फिर अपने कॉलेज पुस्तकालय जाने का फैसला करती है, लेकिन जिया उसे अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आते ही वे बियर खोलते हैं और जैसे ही लड़कियां नशे में हो जाती हैं, वे अपनी पहली अप्रिय मुलाकात को जल्दी से पीछे छोड़कर दोस्त बन जाते हैं। जून उनके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन जब वह धूल भरी अलमारी खोलता है तो उसे सिगरेट का एक पैकेट मिलता है, साथ ही जिया का लाइटर भी मिलता है। दूसरी ओर जू को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए वह हीटर चालू कर देती है, लेकिन जिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वह अपनी स्वेटर उतारती है और बाहर चली जाती है। वह उसे बाहर जाते देखता है और उसे अपनी स्वेटर देने के लिए उसका पीछा करता है, और जब उसके एब्स की हल्की सी झलक मिलती है तो जू के पैरों के बीच से गुजरती एक हल्की फुहार उसे महसूस होती है। बाहर निकलने पर झुंझू से अपनी स्वेटर पहनने को कहता है, भले ही वह कहती है कि वह ठीक है। फिर वह जू के बारे में बात करने लगती है और जून बताता है कि वे हाई स्कूल से अच्छे दोस्त रहे हैं। सिया कहती है कि वह इतनी लंबी दोस्ती से ईर्ष्या करती है क्योंकि उसकी सभी दोस्ती जल्दी समाप्त हो गई। वे रोने लगती है, कहती है कि उन्होंने हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया था, लेकिन उन सभी वादों को तोड़कर उसे छोड़ दिया। जून उसे सांत्वना देने के लिए मजबूर महसूस करता है, इसलिए वह उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। सिया तुरंत उसे पकड़ लेती है और फिर उसके कंधे पर रोने लगती है। शुरू में जून उससे परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन अब वह उसके बारे में और जानना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है। जून की अगली सुबह शुरू होती है जब वह पिछली रात पी गई सारी शराब को उलट देता है, क्योंकि वह अपनी सोच को शिया से दूर करना चाहता था। वह शौचालय के बाहर बैठी उस पर मजाक करती है और जब जून बाहर आता है तो वह जू के बारे में पूछता है। जिया कहती है कि वह सुबह सुबह नहाकर निकल गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को शराब की गंध आए। फिर वह अपनी लाइटर खोजने लगती है और जून उसकी मदद करने के लिए जाता है और सिगरेट के पैकेट को उठाकर पूछता है कि क्या यह भी उसका है। जिया तुरंत उसे शौचालय में बहा देती है और जून खुद को और कोई सवाल पूछने से रोक नहीं पाता है। कल रात भी वह पूछने की हिम्मत नहीं कर सका कि वो क्यों रो रही थी। वह उसके बारे में जिज्ञासु हो जाता है और लगभग इंटरनेट पर उसे खोजने लगता है। तभी अचानक जिया उसके पास आ जाती है। वह प्यारी हरकतें करने लगती है और जून के पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। उस मीठी बेचैनी को दूर करने के लिए वो बाहर कचरा फेंकने के लिए दौड़ जाता है। 1 महीना तेजी से बीत जाता है और कॉलेज में हर कोई जून को चिढ़ाता है कि जिया उसकी गर्लफ्रेंड है क्योंकि वह हमेशा उससे मिलने आती है। ऐसे ही एक दिन जब पहले वाला नशे में धुत सीनियर जून को उसके बारे में चिढ़ा रहा था, जिया वहां आ जाती है। जून खुश हो जाता है, लेकिन फिर वह देखता है कि जू भी उसके साथ है और उसे अचानक इस बारे में बुरा लगने लगता है। जू उसे बताती है कि वे चेरी के फूल देखने की योजना बना रहे हैं और उसे उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। जून सहमत होते हैं और वे बगीचे में जाते हैं, जहां शिया तुरंत कुछ तस्वीरें क्लिक करने लगती हैं। जून और जू के बीच चीजें अजीब हो जाती हैं जब वे अकेले रह जाते हैं, इसलिए वे भी तस्वीरें खींचकर खुद को विचलित करते हैं। जून से कुछ नकली तस्वीरें क्लिक करने के लिए कहती है और उसे जू से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व लगता है, जो कहती है कि चेरी ब्लॉसम उसे कुछ याद दिलाते हैं। जून उत्सुकता से पूछता है कि ये क्या है
और वह उसे बताती है कि यह उसे याद दिलाता है कि मध्यावधि परीक्षा आने वाली है। बाद में वे अपने अपार्टमेंट में वापस जाते हैं और जून जू को मिड टर्म के लिए उसके साथ पढ़ाई करने के लिए आमंत्रित करता है। वह उसे अपने सहपाठियों के साथ पढ़ाई करने के लिए कहती है, न कि उसके साथ, और जून उदास हो जाता है। जिया ने अब तक सब कुछ समझ लिया है, इसलिए वह जून को गुमराह करने के लिए उसे जू की एक सुंदर तस्वीर दिखाती है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसे पसंद करती है, और यद्यपि वह इनकार करने की कोशिश करता है, वह बिना किसी दबाव के मान जाता है और जिया से पूछता है, क्या यह इतना स्पष्ट है? जिया कहती है कि यह आकाश में सूरज से भी अधिक स्पष्ट है, और उसे यकीन है कि जू भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करती है। जून उसे रोक देता है इससे पहले कि वह दूसरा भाग भी कह सके, क्योंकि उसे लगता है कि जू उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। जब उसने पहले उसे उसका स्कार्फ लौटाया तो उसे उसके दोस्त से पता चला कि उसने उसे पूरे समय अपनी मेज पर रखा था, और जब वह फ्री थी तब भी उसे लौटाने नहीं गई। जब उसने उसे उसकी पसंदीदा फिल्म के सीक्वल के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया, और उसे दूसरों से सिर्फ एक दोस्त के रूप में परिचित कराने में कोई झिझक नहीं थी। यहाँ तक कि जब जून ने उसे डिनर के लिए बाहर ले जाने की कोशिश की, उसने उसे जिया को भी कॉल करने के लिए कहा। इन सभी कारणों से जून सोचता है कि जू नहीं चाहता कि वह उस पर कोई कदम उठाए। जिया इससे असहमत है और वह सभी तस्वीरें जू को भेज देती हैं। जू तस्वीरों को स्क्रॉल करती हैं और एक तस्वीर जिसमें वह और जून काफी करीब होते हैं उनके दिल की धड़कन तेज कर देती है। लेकिन जब वह इसे सेव करती है तो उसे अपने माता पिता से एक टेक्स्ट मिलता है और उनकी अभिव्यक्ति गहरी हो जाती है। दूसरी ओर जून और जिया बगीचे में वापस जाते हैं ताकि जून अपनी भड़ास निकाल सके। वह सब कुछ बाहर निकालने के बाद बेहतर महसूस करता है और फिर जिया घर वापस जाते समय हाथ पकड़ने की पेशकश करती है। जून हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह कुछ भी नहीं है। हालांकि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता और तुरंत एक खंबे से सिर टकरा लेता है। कुछ दिनों बाद जब जून कॉलेज से घर लौटता है तो वह अपने फ्लैटमेट यून से मिलता है, जो तुरंत उससे कहता है कि उसके साथ एक मिलने जुलने वाले कार्यक्रम में चले। वह कहता है कि वे दूसरे कॉलेज की 3 लड़कियों से मिलने जा रहे हैं और उसे बस एक और लड़के की जरूरत थी। जून कुछ कह पाता उससे पहले ही यून उसे शामिल मान लेता है और कहता है कि वह उसे जल्द ही विवरण भेज देगा। तभी जिया वहां आती है और वह जून को एक चिढ़ाने वाली नजर देती है, फिर अंदर चली जाती है। बाद में जब जून अपने अध्ययन में व्यस्त होता है, जिया उसके कमरे में धड़धड़ा कर आती है। वह उसे कहता है कि अंदर आने से पहले कम से कम दरवाजा खटखटा दे, क्योंकि वह अपने अजन्मे बच्चों के साथ खेल रहा हो सकता था। वह पास आकर उसे बताती है कि वे उस चरण को पार कर चुके हैं। वह कहती है कि वह जानती है कि उसकी शाम की समूह डेट के बारे में, इसलिए उसके लिए एक सरप्राइज है। वह उसे सरप्राइज से पहले शावर लेने के लिए कहती है और जून सोचता है कि क्या जिया उसके दूसरी लड़कियों से मिलने की खबर सुनकर निराश हो गई है। हालांकि जैसा उसने सोचा था कि वह अपना वर्जिनिटी कार्ड खो देगा, इसके बजाय उसे जिया से फुल मेकअप प्रक्रिया मिलती है, जो कहती है कि वह चाहती है कि वह आज रात ग्रुप डेट पर सबसे हॉट लड़का बने। वो कहती है कि वह देखना चाहती है कि थोड़ी मेहनत से वह कितना सुंदर दिख सकता है, और जून उससे यह पूछने के लिए बहुत डरता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए वह साथ देने का फैसला करता है और कहता है कि वह निश्चित रूप से आज रात शो चुरा लेगा। लेकिन जिया उसे गर्लफ्रेंड बनाने से मना करती है, क्योंकि फिर वे इस तरह से साथ नहीं रह पाएंगे। जून उसे बताता है कि एक गर्लफ्रेंड पाने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वे अभी भी अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन जिया उसे इस बारे में और सोचने के लिए कहती है। वह उसके पास आती है और कहती है कि दोस्त हाथ नहीं पकड़ते। जून अब असमंजस में है और वह सोचता है कि शिया के असली इरादे क्या हैं। वह हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाती है और वह सोचता है कि क्या वह सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट करती है या सबके साथ। बाद में उस शाम को ग्रुप डेट कराओके में आयोजित की गई। जून और एक और लड़का पहले से ही 3 लड़कियों के साथ वहां थे, जिनमें से नारंगी बालों वाली लड़की पहले से ही बोर हो रही थी। उनमें से एक लड़का एक अजीब संगीत प्रेमी है, जो यहाँ आने के बाद से नॉट लाइक अस गा रहा है। वे हमें पसंद नहीं करते, वे हमें पसंद नहीं करते। जबकि जून एक नर्वस मलबा है। ऑरेंज लड़की रुओनी विश्वास नहीं कर सकती कि उसने इसके लिए तैयारी की, लेकिन फिर अचानक जून कमरे में प्रवेश करता है और रुओनी उसकी सूरत पर फिदा हो जाती है। दूसरी लड़कियां भी उसे आकर्षक पाती हैं और वे जल्दी से उससे दोस्ती करने लगती हैं। वे उस पर लिपस्टिक लगाती हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा जून चाहता था। वह अपनी घबराहट के बावजूद उनके इस खेल में शामिल हो जाता है, जबकि रूनी बस उसे देखते रहती है। लड़कियां उसे उसकी तस्वीर देती हैं और वह महसूस करता है कि यह वही लिपस्टिक की छाया है जो शिया पहनती है। तभी जून ने जून से कहा कि देर से आने की सजा के रूप में उसे गाना गाना होगा। वह सजा स्वीकार करता है और गाने के लिए उठता है और रुओनी उसे माइक देती है। जून गाना शुरू करता है और रुओनी को लगता है कि उसकी आवाज़ भी अच्छी है। वह सोचती है कि वह बिल्कुल उसके प्रकार का है और उस पर पहला कदम उठाने का निर्णय लेती है। जल्द ही पार्टी जारी रहती है और हर कोई एक साथी चुनता है और अलग अलग कोनों में घूमने लगता है। जून रूनी के साथ है और उसे अचानक फर्श पर उसकी बालियों में से एक मिलती है। वह इसे उठाता है और रुओनी इसे वापस अपनी जगह पर रख देती है। जून उसके कान के छेद के बारे में जिज्ञासु है और पूछता है कि क्या वे दर्द देते हैं। वह उसे बताती है कि उनमें से ज्यादातर दर्द नहीं देते और वह सही ढंग से अनुमान लगाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा दर्द देता। रुओनी प्रभावित होती है कि उसने इसे सही पाया और उसके कान को देखने की कोशिश करती है कि क्या उसके पास भी छेद है। उन्हें माइक की जोरदार स्थैतिक ध्वनि से बाधित किया जाता है, क्योंकि जून के पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। उन्होंने और उनके साथी ने शादी की पीने की खेल के साथ रात खत्म करने का फैसला किया है, जहां साथी अपनी बाहों को जोड़कर पिएंगे और कठिनाई हर बोतल के स्पिन के साथ बढ़ जाएगी।
अन्य 2 जोड़ों को 1 से 3 तक की कठिनाई मिलती है और जून सोचते हैं कि कठिनाई 4 कैसी दिखेगी। रोनी उसके कान में फुसफुसाती है कि उन्हें एक चुंबन के माध्यम से पेय साझा करना है और दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। ये रोनी का बोतल घुमाने का मौका है और वह उम्मीद करती है कि यह उसकी तरफ इशारा न करे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से करता है। उसके दोस्त उससे चिढ़ाते हैं कि क्या उसने कामना की थी कि बोतल उसकी ओर इशारा करे, क्योंकि वह जून के साथ कठिनाई 4 करना चाहती थी। वे कहते हैं कि जब से वह यहाँ आया है वह अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाई है और वह समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जून उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे खेल के नियमों के अनुसार खेलना चाहिए। रोनी शर्माते हुए जून की ओर मुड़ती है और उसके करीब आने लगती है। वह सोचता है कि क्या वह वास्तव में उसे चूमने वाली है, लेकिन फिर जून फिर से उन्हें टोक देती है और कहती है कि उसे पहले कुछ पीना चाहिए। रोनी जल्दी से एक शॉट गटक लेती है और फिर जून की ओर फिर से बढ़ती है, जो अचानक इस उत्तेजना के बीच दूसरे विचारों में पड़ने लगता है और सोचता है कि क्या उसके लिए ऐसा करना सही है। अपने मन में रोनी भी यही सोच रही है। वह अपने हाल ही में हुए ब्रेकअप से उबरने के लिए यहाँ आई थी और अंततः उसने जून में एक आशा की किरण देखी, लेकिन वह सोचती है कि क्या चीज़ों का इतनी जल्दी आगे बढ़ना ठीक है। जून उतना ही उसे चुंबन करने के लिए प्रलोभित है जितना कि वे है, लेकिन वे आखिरी क्षण में हिचकिचाते हैं और रोनी पेय को गटक जाती है। हर कोई सोचता है कि उसने पीछे हटने का कारण यह था कि वह जून को चुंबन नहीं करना चाहती थी और वे उसे बताते हैं कि इसे दिल पर न लें। हालांकि रोनी ने अभी तक हार नहीं मानी है और वह खेल को किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए जल्दी से एक और शॉट पी लेती है। हर कोई चुंबन देखने के लिए उत्सुक है, लेकिन आखिरी क्षण में जून उसे रोकते हुए कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह घबराते हुए समझाते हैं कि यह उनका पहला चुंबन है और वह नहीं सोचते कि यह माहौल उपयुक्त है। रोनी उसके चेहरे पर पेय थूक देती है और हर कोई इस हारे हुए पर हंसने लगता है। उसकी सजा के रूप में जून को अगले कमरे में जाकर एक गाना गाना पड़ता है और रोनी ने कहा कि वह असफल हो गई। बाद में सभी लोग कराओके से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए, लेकिन रोयोनी कहती है कि उसने बहुत ज्यादा पी ली है और अब और नहीं घूम सकती। जून उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव देता है और वह तुरंत स्वीकार कर लेती है। वे दोनों चलते हुए शर्मिंदा होते हैं और रोयोनी जून से पूछती है कि क्या उसने सच में कभी किसी लड़की को किस नहीं किया है। वह उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि वह कभी भी अपनी पसंद को स्वीकार नहीं कर पाया है और इसी कारण वह हमेशा अकेला ही रहा है। फिर वह रोनी से उसके बारे में पूछता है और वह रुक जाती है जब वह उसे बताती है कि उसने हाल ही में अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। वह उदास दिखती है, इसलिए जून ये देखने के लिए जाता है कि क्या वह रो रही है और उसकी आंखों से बाल हटाता है जैसे कोई बेवकूफ बंदर। अचानक उसे एक लड़की के बालों की मुलायमियत का एहसास होता है और वह सोचने लगता है कि क्या शिया के बाल भी उतने ही मुलायम हैं। वह उस विचार को झटक देता है और फिर रोयोनी को उसके घर तक छोड़ने जाता है, बातचीत करते और हंसते हुए। जैसे ही रोयोनी अपने घर के अंदर जाती है, जून अपने फोन को देखता है और शिया से एक शुभकामना संदेश पाता है। वह उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। उसे एहसास होता है कि हालांकि उसने आज रात बहुत मजा किया, फिर भी वह केवल शिया के बारे में ही सोचता रह गया। वह घर की तरफ दौड़ने लगता है, ये समझना चाहता है कि उसके भावनाओं का क्या मतलब है। उसकी हैरानी की बात है कि शिया अभी तक जाग रही है। वह बगीचे में बैठी हुई है, अपने लाइटर के साथ खेल रही है, जब तक कि जून वापस नहीं आ जाता। जून उसे देखकर खुश है और वह उससे पूछती है कि क्या उसने मजा किया। वह उसे बताता है कि उसने किया और फिर उसके पास बैठ जाता है, पूछता है कि उसने क्या किया। वह उसे बताती है कि वह बस अपने कमरे में बंद हो गई और जून कहता है कि यह भी इतना बुरा नहीं है। तभी शिया ने लिपस्टिक देखा और पूछा कि वह उसे कैसे मिला। जून ने तुरंत इसे मिटा दिया और समझाया कि ये वैसा नहीं है जैसा वह सोच रही थी और लड़कियों ने इसे उस पर लगाया था। शिया ने जवाब दिया कि उसे लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मजे किए और जून उसे उन चीजों के बारे में बताने लगा जो उन्होंने की। वह उसे विवाहिता पेय खेल के बारे में लगभग बता ही देता है, लेकिन फिर फैसला करता है कि नहीं बताएगा। हालांकि शिया ने कुछ संकेत पकड़े हैं और उसे जलन होती है। वह जून से उसे और बताने को कहती है, लेकिन वह कहता है कि यह एक रहस्य है। शिया इस पर नाराज हो जाती है और अधिक पूछताछ करती रहती है। जून सोचता है कि इस समय जो सबसे अच्छा काम वह कर सकता है वह है चुप रहना, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि शिया अचानक उसके करीब आ जाती है और कहती है कि वह उसके साथ शरारती काम करना चाहती है। जून को लगता है कि उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही है और फिर अचानक शिया उसे चूम लेती है। गहरे से जून जानता था कि यह एक दिन होगा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। जैसे ही वह शिया के होंठ अपने खिलाफ महसूस करता है, वह अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता है और तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है। शिया को यह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और भावुक चुंबन के बाद वह तीसरे दौर के लिए वापस जाती है और अधिक। वे इसे जारी रखते हैं, लेकिन फिर अचानक जून पीछे हट जाता है जब उसे अपने हाथ में कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। वह अपने हाथ की ओर देखता है और पाता है कि शिया ने गलती से चुंबन के दौरान अपनी लाइटर चला दी। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और उसे चुभन के लिए माफी मांगती है। वह उसे अंदर जाकर उस पर बर्फ लगाने के लिए कहती है और खुद बिना कुछ और कहे अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ जाती है। जून का दिल अभी भी 1000 धड़कन प्रति मिनट की दर से धड़क रहा है और वह विश्वास नहीं कर सकता कि अभी क्या हुआ। उसे लगता है कि उसे यह भावना अपने सिस्टम से बाहर निकालनी है और वह सामान्य हो जाएगा जब वह अच्छी तरह सो लेगा। फिर भी ऐसा नहीं होता है और जैसे ही वह अगली सुबह उठता है, वह अभी भी एक नर्वस गड़बड़ी है। वह खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि चुंबन सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब भी वह अपनी आंखें बंद करता है, वह शिया को अपने पास आता हुआ देखता है।
वह लाइब्रेरी जाने का निर्णय करता है क्योंकि शायद किताबें उसके मन से अश्लील विचार निकाल देंगी। लेकिन जैसे ही वह बेंच को देखता है, कल का दृश्य फिर से उसके दिमाग में आता है। जब वह इसके बारे में सोचने में व्यस्त होता है तो वह गेट पर महिला साथियों की तलाश का नोटिस देखता है। जून सोचता है कि क्या शिया कुछ साथियों को साथ रखना चाहती है और क्यों। वैसे भी वह लाइब्रेरी जाता है, लेकिन वह केवल शिया के बारे में सोच सकता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसके हमेशा से उसके लिए कुछ भावनाएं थीं जो उसने नोटिस नहीं की, या उसने बस उस पल में उसे चूमा था। वह सोचता है कि वह बिना कुछ कहे उनके घर क्यों चली गई, और ये विचार उसे पूरे दिन परेशान करते हैं। शाम को वह शिया के दरवाजे पर दस्तक देता है और वह दौड़ती हुई उसे देखने आती है। वह कुछ नहीं कहती है और जुन गेट पर लगे साइन का जिक्र करता है। कहता है कि वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वह पिछली रात के बारे में भी बात करना चाहता है और शिया बस मुस्कुराती है और उसे अंदर आने देती है। अंदर आते ही उसका मूड अचानक सामान्य हो जाता है और वह खुश होकर कहती है कि आखिरकार उन्होंने कल रात चूमा। जुन यह सुनकर अपने घुटनों पर गिर जाता है और शिया पूछती है कि वह इतना ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है। वह पूछती है कि क्या यह उसका पहला चुंबन था, और वह जमीन पर गिर जाता है। शिया को यह सुनकर शर्म आ जाती है कि उसने पिछली रात जून का पहला चुंबन चुरा लिया था, लेकिन वह उससे कहता है कि कुछ और बात करें। वे अंत में शांत हो जाते हैं और फिर जून उससे फिर से रूममेट वांटेड साइन के बारे में पूछता है। शिया ने जवाब दिया कि वह अधिक दोस्त बनाना चाहती है क्योंकि उसके पास केवल वही लोग हैं जिनके साथ वह घूमती है, वह और जू हैं। जून ने कहा कि यह एक अच्छी सोच है और सुझाव दिया कि वे सभी एक साथ खाना खाने चलें जब उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएं। शिया ने इस विचार को स्वीकार किया और अचानक पूछ बैठी कि क्या वह उसका हाथ पकड़ सकती है। जून ने घबराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने धीरे से पकड़ लिया। उनके दिलों की धड़कन अनियमित रूप से धड़कते हुए शिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस दिन से जून को याद दिलाया जाता है जब उन्होंने चुंबन किया था, और वह हमेशा घबरा जाता है। जल्द ही उसके इम्तिहान खत्म हो जाते हैं और वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि यह आखिरकार वह दिन है जब वह, शिया और जू डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। तभी जू उसके पास एक उज्जवल मुस्कान के साथ आती है। कहती है कि वे लंबे समय से नहीं मिले हैं। वे इम्तिहान के बारे में बात करते हैं और हमेशा की तरह जू एक सीधी ए छात्रा है। वे एक साथ पढ़ाई करने के लिए पुस्तकालय जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भरा होता है और उन्हें दूर दूर के कमरे आवंटित किए जाते हैं। जून सोचता है कि वे अब भी ब्रेक के समय मिल सकते हैं जब अचानक जू की कक्षा का एक सहपाठी वहां आता है। वे एक दूसरे के साथ काफी दोस्ताना हैं और जून को ईर्ष्या होती है जब वह देखता है कि वह लड़का जू के गालों को छुटकी में ले रहा है। वह सोचता है कि अगर वह कभी किसी के साथ डेटिंग करने लगेगी तो उसे कैसा लगेगा। सौभाग्य से यह लड़का सिर्फ एक दोस्त है और जू उनसे पूछती है कि क्या वह दोपहर का भोजन साथ में करना चाहते हैं। वह उससे पूछता है कि क्या वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर खाने नहीं जाना चाहती, और वह उसे बताती है कि जून सिर्फ एक दोस्त है और वह बस उनके साथ जुड़ सकता है। जून अब बहुत दुखी है और वह ठंडे स्वर में जू से कहता है कि उसे समझ में आ गया है कि वह उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती। वह तुरंत छोड़ देता है, कुछ आवश्यक काम का हवाला देते हुए, और विश्राम क्षेत्र में चला जाता है। उसे धोखा महसूस होता है कि जू किसी और लड़के के करीब आ गई, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह खुद झूठा है और उसे जज करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसने दूसरी लड़की को चूमा था। वह सोचने लगता है कि शिया ने उससे कहा था कि वह उसके साथ खुश महसूस करती है, और इसके बारे में अच्छा महसूस करते हुए भी उसे जू के बारे में दुखी महसूस होता है। 2 साल पहले वे उसी कोचिंग संस्थान में छात्र थे और तभी जुन ने उसके लिए भावनाएं विकसित करना शुरू किया। एक शाम जब वह उसे घर वापस ले जा रहा था, उन्होंने बात की कि जू ने अपने घर पर कुछ समस्याओं के कारण स्कूल से ब्रेक क्यों लिया। जल्दी ही वे उसके घर पहुंच गए और जैसे ही जू अंदर जा रही थी, उसके पिता बाहर आए और उसे जून से खींच लिया। उसने गुस्से में उससे पूछा कि वह आखिर इतनी देर क्यों आई और उसने उनके घर लड़के को क्यों लाया। जू ने समझाया कि वह उसके कोचिंग स्कूल का सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन उसके पिताजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जू और उसकी माँ को अपशब्द कहे और उन्हें चरित्रहीन बच्चे कहा। जू को इस पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने अपना बैग फेंक दिया और अपने पिताजी से कहा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि वह उनके परिवार में पैदा हुई। इसके साथ ही उसने अचानक जून की ओर दौड़ लगाई, उसका हाथ पकड़ लिया और अपने घर से दूर भाग गई। जब वे एक बगीचे में रुके तो जू हंसने लगी और जून ने महसूस किया कि किस पारिवारिक समस्या ने उसे स्कूल का 1 साल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे ये सब दिखाने के लिए माफी मांगी और उसे इसे भूलने के लिए कहा। उस समय के बारे में सोचते हुए जून को एहसास हुआ कि जू अभी भी वैसी ही है और वही है जो बदल गया है। जैसे ही वह चुपचाप बैठा है, जू वहां आती है और उससे उसके साथ कहीं चलने के लिए कहती है। वह उसे छत पर ले जाती है और जून सोचने लगता है कि क्या वह आखिरकार उस पर कोई कदम उठाने वाली है। वह उन विचारों से बाहर निकलने के लिए खुद को थप्पड़ मारता है और फिर वे आखिरकार छत पर पहुंचते हैं। जू उसे बताती है कि इस जगह से दृश्य अद्भुत है और यही वजह है कि उसे यह पसंद है। वह शहर के किनारे की ओर इशारा करती है और फिर जून ध्यान देता है कि यहाँ और भी कई लोग हैं। जू कहती है कि हर कोई छत के माहौल को पसंद करता है और उसे बताती है कि वह उसे यहाँ इसलिए नहीं लाना चाहती थी। वह सोचता है कि क्या वह डरती थी कि वह उससे अपने प्यार का इजहार कर देगा, लेकिन फिर जू यह कहना शुरू करती है कि जब वह छोटी थी तो उसमें अधिक आत्मविश्वास था। वह सोचती है कि कैसे उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और उससे घर से भाग गई क्योंकि जुन उसके साथ था। हालांकि वह इसे जोर से नहीं कहती है और जुन से कहती है कि उन्हें बस वापस चलना चाहिए। जुन उसे रुकने और चीज़ों को समझाने के लिए कहता है, परंतु जू बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है।
सच्चाई ये है कि वह भी झुन से प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करती है। हालांकि वह जानती है कि अपने बेवकूफ़ पिता की वजह से वह रिश्तों में नहीं जा सकती और इसी कारण वह उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। उसके बाद वह घर के लिए निकल जाती है और जब झुन नीचे आता है तो वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या गलत है। अगले दिन शिया उसे उसके बालों को सहलाकर जगाती है और जून उसे देखकर शर्मा जाता है। वह पूछता है कि वह यहाँ क्यों है और वह उसे बताती है कि वह बोर हो रहा है इसलिए उसे जगाया है। वह उससे कहता है कि उसे सोने दें क्योंकि उसे परीक्षाओं के दौरान नींद की कमी को पूरा करना है और उसे अन्य दोस्तों को ढूंढना चाहिए। शिया इससे नाराज हो जाती है और उसे पलट देती है, ये कहते हुए कि दोपहर के 3 बजे हैं और वह ऊब गई है। जून कंबल को उसके हाथों से खींचकर वापस ले लेता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उस समय दरवाजे की घंटी बजती है और शिया के नए रूममेट आ जाते हैं। जून को आखिरकार कुछ शांति मिलती है और वह सोचने लगता है कि जू उसे छत पर क्यों ले गया। अचानक शिया उसे नीचे आने और लड़कियों की कुछ सामान ले जाने में मदद करने के लिए बुलाती है। वह अनिच्छा से उठता है और नीचे जाता है और डर जाता है क्योंकि वह देखता है कि शिया की नई रूममेट कोई और नहीं बल्कि रूहियोनी है। वे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि दूसरा यहाँ कैसे हो सकता है, जबकि शिया बिना किसी सुराग के वहाँ खड़ी रहती है। पता चला कि कुछ दिन पहले रूहियोनी एक नया अपार्टमेंट ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी खराब बजट में ऑनलाइन कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। संयोग से उसने शिया के गेट के सामने हाउसमेट वांटेड का साइन देखा और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। शिया उसे नहाने के तुरंत बाद मिलने आई और रूहियोनी को अचानक एहसास हुआ कि वह दोनों तरह से आकर्षित होती हैं। उसने काम की बात की और पूछा कि क्या वह उसका घर देख सकती है। शिया ने उसे वह कमरा दिखाया जिसे वह किराए पर देने की योजना बना रही थी, जिसका वर्तमान में उपयोग उसका अलमारी के रूप में हो रहा था। उसकी एकमात्र शर्त थी कि रूहियोनी को एक पुरुष मित्र की कोई आपत्ति न हो जो यहाँ अक्सर आता है, और उसे उस अनुरोध के बारे में थोड़ी चिंता थी। हालांकि उसका ध्यान कमरे में लग्जरी पर्स की ओर चला गया और उसने उनके ऊपर फैन गर्लिंग शुरू कर दी। शिया ने उन्हें प्रायोजित सामग्री के रूप में प्राप्त किया, इसलिए वह रूहियोनी को उनमें से कुछ देने के लिए तैयार थी और तभी उसने किसी भी शर्त के साथ उसकी किराएदार बनने के लिए सहमति दी। हालांकि अब जब वह जून के सामने है, वह सोचती है कि अगर उसे पहले पता होता तो वह प्रस्ताव को ठुकरा देती। शिया को नहीं पता कि उनके बीच क्या चल रहा है, लेकिन वह अभी भी जून को खींचकर कहती है कि उसे अपनी नई रूममेट से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जून अच्छा दिखने की कोशिश करता है और उसका सामान उठाने जाता है, लेकिन रूहियोनी खुद ही उठा लेती है और कहती है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। वह सोचता है कि वह इतनी परेशान क्यों होती जब उन्होंने सिर्फ एक बार डेट पर गए थे और फिर अलग हो गए थे। उसे याद आता है कि रूहियोनी ने उसे मैसेज किया था और उसने उसे शिया के साथ चुंबन के कारण अनदेखा कर दिया। उसे अंततः एहसास होता है कि उसके साथ उसकी स्थिति कितनी खराब है और चीज़ों को सुधारने के लिए वह कुछ बक्से उठाता है और रूहियोनी से पूछता है कि वह उन्हें कहाँ रखना चाहती है। हालांकि वह उसका नाम गलत कहता है और उसे और गुस्सा दिलाता है, जिससे उसके साथ तालमेल बिठाने की उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। वैसे भी उन्होंने सभी की चीज़ें खत्म कर दी हैं जो शिया के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रही हैं। वे रात के खाने की योजना बना रहे हैं और जून एक अच्छे रेस्तरां का सुझाव देकर के साथ सुलह करने का फैसला करता है। इससे सहमत हो जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ खतरनाक योजनाएं हैं। बाद में वे रेस्तरां में पहुंचते हैं जहां वह जून के लिए टकीला डालती है, जबकि वह और शिया सामान्य बियर पीते हैं। उसे एहसास होता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है, फिर भी वह इसे पीता है और जल्दी ही नशे में हो जाता है। वह अधिक चंचल हो जाता है और शिया को अजीब लगता है क्योंकि उसे उसके और रूहियोनी के बीच कुछ संबंध महसूस होता है। वह ताज़ी हवा लेने बाहर जाती है और रूहियोनी तुरंत जून के पास बैठ जाती है, पूछते हुए कि क्या शिया वो क्रश है जिसके बारे में वह बात कर रहा था। वह उसे बताता है कि चीज़ें जटिल हैं और फिर वे रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। शिया कोने के आसपास खड़ी है और वह सुनती है कि रूहियोनी शिकायत कर रहा है कि जून ने उनकी ग्रुप डेट के दौरान बहुत ज्यादा पी ली। उसे एहसास होता है कि वह होल्ड पर छोड़ दिए जाने से नाराज है और वह स्पष्ट करता है कि वह दूसरी चीजों में व्यस्त हो गया था। वह अचानक शिया के साथ अपने चुंबन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वह इसे भूल नहीं सकता क्योंकि ये उसका पहली बार था। इससे गरीब रूहियोनी को गलत धारणा मिलती है और वह सोचती है कि जून अपनी पहली ग्रुप डेट के बारे में बात कर रहा है। वह शिया के बारे में बात करना शुरू करता है और कैसे वह हमेशा उसके दिल को झकझोर देती है और वह उसके लिए गिरने लगा है। रूहियोनी 7वें आसमान पर है क्योंकि वह मानती है कि जून उसके लिए गिर गया है, लेकिन शिया नहीं जानती कि इन बयानों का क्या करना है। अचानक जून रूहियोनी के कंधे पर गिर जाता है, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी शिया प्रकट होती है और उसे इस शराबी आदमी की बकवास पर ध्यान न देने के लिए कहती है। वह उसकी चेतना वापस लाने के लिए उसके पैर को मारती है और फिर उसे उसके घर तक ले जाने के लिए उसकी पीठ थपथपाने लगती है। जब जून अपने बिस्तर में होता है, वह शिया को अपने पास बैठे हुए और धीरे से मुस्कुराते हुए पाता है। वह उसके बालों को सहलाती है और वो भी ऐसा ही करता है, फिर उसे करीब खींचकर चूमता है। शिया खुशी से उसके पास लेट जाती है, कहती है कि उन्हें अपना रिश्ता आधिकारिक बना लेना चाहिए, लेकिन जून को यकीन नहीं होता। वह कहता है कि कोई भी उसके जैसे साधारण लड़के को एक आइडल के प्रेमी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन शिया उससे पूछती है कि इसमें समस्या क्या है। वह कहती है कि उसे वो पसंद है और वह उसके लिए एकदम सही लड़का है। वह पूछती है कि क्या उसे वो पसंद नहीं करता है और जून कहता है कि उसे पसंद है, लेकिन वह अभी भी जू के लिए अपनी भावनाओं के बारे में उलझन में है। वह जोर से सोचने लगता है कि उस दिन वह उसे छत पर क्यों ले गई थी और फिर सो जाता है। शिया को परवाह नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा था और उसके हाथ पर लेट जाती है। कहती है कि वह एक शांत साधारण जीवन झुन उसकी बाह पर सोई हुई पाता है
और सोचता है कि वह वाकई बहुत प्यारी है। वह उसके बालों को सहलाने के लिए प्रलोभित होता है, लेकिन फिर उसे सोने देने का निर्णय लेता है। हालांकि जब वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तब शिया उसे बताती हैं कि वह भी जाग रही है। वह उससे कहती है कि उसे ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है जैसे कुछ गलत हो गया हो, क्योंकि उन्होंने वास्तव में सोने के अलावा कुछ नहीं किया। वे कमरे से बाहर आते हैं और शिया अचानक मुड़कर उसकी पैंची दाढ़ी को खुजलाती है। वह कहती है कि वह भी कल रात इसे करना चाहती थी, और फिर अचानक उन्हें चीजों के गिरने की आवाज आती है और वे मुड़कर एक हैरान अपनी सी रूहीहोनी को देखते हैं। जून और शिया उसकी मदद करते हैं जब वह सुनाई गई बात को समझने की कोशिश करती है। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि वे दोनों जुन के कमरे से आए थे, और सोचती है कि क्या उन्होंने वही किया, और शिया बस सिर हिला देती है। जुन ये समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शिया कहती है कि वे वास्तव में एक साथ सोए थे। स्थिति को बिगड़ते देखकर जुन कचरा लेकर भाग जाता है और देर तक वापस नहीं आता। उसके बाद वह अब अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वह शिया के बारे में ऑनलाइन खोज करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसने कई बार समस्यात्मक व्यवहार की घटनाएं की हैं, जैसे बिना किसी कारण के शूटिंग छोड़ देना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। जुन उत्सुक है और सोचता है कि इसमें से कितना सच है, और शिया आज जो लड़की है वह कैसे बनी। जानकारी प्राप्त करने के लिए वह अपने हाई स्कूल के दोस्त को कॉल करने का निर्णय लेता है, गुओ, जो उस समय शिया के लिए सबसे बड़ा प्रशंसक था। गुओ जैसे ही फोन उठाता है, वह जून को गालियां देने लगता है, क्योंकि उसने एक बार उसकी माँ से बता दिया था कि वह बाहर खा रहा था। जून उसे बुरे अतीत को भूलने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी शिया का प्रशंसक है। गुओ का लहजा ये सुनकर बदल जाता है और वह जून से पूछता है कि वह यह क्यों जानना चाहता है। जून उसे बताता है कि शिया उसी कॉलेज में पढ़ती है जहाँ वह पढ़ता है, और वे करीबी दोस्त हैं, लेकिन उसके बारे में कई बातें हैं जो वह नहीं जानता। गुओ उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि शिया कभी भी ऐसे हारे हुए व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाएगी। फिर वह कहता है कि अब वह उसे पसंद नहीं करता और अचानक से कॉल काट देता है। जून अब और भी उलझन में है और वह लगातार शिया के अतीत के बारे में सोचता रहता है। जब वह बाद में शिया के कमरे में घूम रहा होता है तो वह फैसला करता है कि वह पीछा करने वाला नहीं बनेगा, और तभी अचानक शिया वहां आती है और उसे चूम लेती है। वह उसे लेकर चली जाती है और रूनी के लिए दरवाजा खोलती है, जो कुछ स्नैक्स के साथ लौट रही है। जून ये महसूस करता है कि भले ही वे इसे मानते नहीं हैं, उनके बीच चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं। जब वे अपने स्नैक्स का आनंद ले रहे हैं, गुओ गेट पर कुछ खाना लेकर आता है जो उसकी माँ ने जून के लिए भेजा है। वह पहले से ही जून से नाराज था, लेकिन फिर उसकी माँ ने उनकी तुलना की, ये कहते हुए कि जून एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले गया, जबकि वह तो नौकरी भी नहीं पा सका। वह गुस्से में डोरबेल बजाता है और चिल्लाने लगता है, इसलिए जून सुरक्षा कैमरे पर चीजों की जांच करने जाता है। वह गुयाओ को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह जानता है कि शिया के बाद गुयाओ पागल है, और अगर वह उस पर गुस्सा होती है तो चीजें जल्दी से नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। तो वह गेट की ओर दौड़ता है ताकि गुओ से खाना प्राप्त कर सके। वह केवल उसे धन्यवाद देता है और गेट बंद कर देता है, जिससे गुओ और भी अधिक गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि जून कम से कम उसे अंदर बुलाएगा। वह उसे गालियां देता है और घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन फिर अचानक वह शिया की आवाज सुनता है। उसे लगता है कि जून अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा है, इसलिए वह चुपके से उनकी तस्वीर खींचने का फैसला करता है और जून के माता पिता को भेजकर उससे बदला लेने की सोचता है। वह कुछ शानदार पार्कोर करता है बाट के ऊपर चढ़ने के लिए और खिड़की की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे शिया की एक झलक मिलती है, वह जल्दी से अपना फोन गिरा देता है। जब से उसे याद है, वह शिया के बारे में पागल रहा है, और जब उसने जून से कहा कि वह उसे अब पसंद नहीं करता है, तो वह झूठ बोल रहा था। वह तुरंत अंदर दौड़ पड़ता है, जैसे दरवाजे का ताला गत्ते जैसा हो। वह शिया पर प्रशंसा की बौछार कर देता है, पूछता है कि क्या वह उसका हाथ पकड़ सकता है या एक तस्वीर क्लिक कर सकता है। जून जल्दी से हस्तक्षेप करने आता है और गुओ खिड़की खोलता है ताकि वह तस्वीर के लिए अपना फोन ले सके। हालांकि शिया उसे बाहर निकाल देती है और उसे चले जाने के लिए कहती है। गुओ आसानी से हार नहीं मानता और अगले दिन जून उसे अपने ऊपर मंडराते हुए पाता है। जब वह जागता है, वह पूछता है कि वह यहाँ कैसे आया, और गुओ कहता है कि उसने दीवार फांद ली। वह शिया के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन जून उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। बाद में वो गुओ को गेट के सामने बैठे हुए पाता है और उसे सिर्फ घर जाने के लिए कहता है। अगली सुबह गुओ अपने गेट पर ताज़ा टूना मछली लेकर आता है, और हालांकि जून इसे स्वीकार करने के लिए ललचाता है, लेकिन वह जानता है कि गुओ यहाँ असली वजह से आया है। वह उसे बताता है कि शिया उससे मिलना नहीं चाहती और उससे उसकी निजता का सम्मान करने के लिए कहता है। वह अपना दरवाजा बंद करता है और गुओ गुस्से में वहां से चला जाता है। वह कहता है कि वह जून और शिया से तंग आ गया है, लेकिन फिर अचानक शिया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वह तुरंत अपना रुख बदलता है और उसे मछली देने की पेशकश करता है, और वह उसे ले लेती है। गुओ को महसूस होता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, लेकिन फिर शिया मछली को जमीन पर फेंक देती है, ये कहकर कि वह किसी शिकारी जैसे आदमी से कुछ नहीं लेना चाहती। गुओ इस पर उग्र हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। जून तुरंत बाहर दौड़ता है जब वह यह सुनता है और शिया का बचाव करता है। वह गुओ से कहता है कि वह समझे कि वह निजी संपत्ति पर घुसपैठ कर रहा है और उसे बस शांति से चले जाना चाहिए। गुओ उसे कॉलर से पकड़ता है, कहता है कि वह सिर्फ शिया से बात करना चाहता है, लेकिन जून कहता है कि वह उससे बात नहीं करना चाहती। वह उसे अपमानित करता है, उसे एक बच्चा आदमी और अपनी माँ के लिए अपमान कहता है और उसे हिम्मत करता है कि उसे मारे। गुओ उसे जमीन पर फेंकता है और कहता है कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई है। वह गेट नहीं खोल सकता, इसलिए वह फिर से दीवार कूद कर चला जाता है और जून उसे कोसता है। वह शिया की ओर मुड़ता है और पाता है कि वह कांप रही है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने कुछ गलत किया है और लोगों को नाराज कर दिया है। जून बेंच के पास उसे सांत्वना देता है और फिर इस स्थिति के लिए माफी मांगता है।
वह उसके बगल में बेहतर महसूस करती है और फिर उसका हाथ पकड़कर उससे पूछती है कि क्या उसके पास सांस्कृतिक महोत्सव के लिए कोई योजना है। जून उसे बताता है कि वह जीव के साथ एक स्टॉल लगाने की तैयारी कर रहा है और शिया उसे कहती है कि वह एक बहाना बनाए और किसी को उसकी जगह पर काम करने को कहे क्योंकि वह उस रात उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। ये सुनकर जून शर्माने लगता है, ये जाने बिना कि जीव सांस्कृतिक महोत्सव के लिए कितनी उत्साहित है। पिछले दिन जून और जीव विश्वविद्यालय में मिले थे जहाँ उसने उसे गुओं के साथ हुए पूरे प्रकरण के बारे में बताया था। वह गुओं पर हंसी और जून ने कहा कि वह अभी वास्तव में उनके नसों पर चढ़ रहा है और शिया भी चाहती हैं कि वह चला जाए। फिर जून ने कहा कि उन्हें दूसरी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए और जून ने उससे पूछा कि क्या उसने पहले गुओं से संपर्क किया क्योंकि उसे शिया के अतीत में रुचि थी। उसने कहा कि वह भी इसके बारे में जिज्ञासु थी, लेकिन शिया से सीधे पूछना बहुत असभ्य हो सकता है, इसलिए वह इसमें और गहराई में नहीं जाना चाहती। उसने उसे शिया के अतीत की छानबीन बंद करने के लिए कहा क्योंकि उसे यह पसंद नहीं आएगा। जून के विचार अचानक जीव की ओर मुड़ गए और उसने उसे अपने साथ एक काम पर जाने के लिए क्यों बुलाया जब उसके पास और दोस्त थे। जब वह ये सोच रहा था, जीव का पैर अचानक सीढ़ियों पर फिसल गया, लेकिन शुक्र है कि जून ने उसे अंतिम क्षण में पकड़ लिया। उसने उसे एक भयानक गिरावट से बचा लिया, लेकिन फिर दोनों ही परेशान हो गए क्योंकि उसने गलती से उसके मार्शमैलो को पकड़ लिया। दोनों ने इसे हंसकर टाल दिया और फिर जून ने जीव से कहा कि वह आराम करे जबकि वह उसकी किताबें उठा ले। अचानक जीव ने जून से सांस्कृतिक उत्सव के दौरान उसकी मदद करने को कहा और उसने सहमति दी। हालांकि उसने सोचा कि वह क्यों उसके साथ समय बिताने की कोशिश कर रही थी जब वह पिछले कुछ दिनों से उसे टाल रही थी। उसे लगा कि शायद उसके पास अभी भी उसके साथ मौका है, लेकिन अब वह सोचने लगा कि कहीं जीव के साथ न जाने का फैसला कर ले। आखिरकार वह शिया के साथ डेट पर जाने का फैसला करता है, जो पूरी तरह से तैयार होकर सांस्कृतिक महोत्सव में सभी का ध्यान आकर्षित करती है। जून उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर जल्दी से उसकी टोपी उसके सिर पर रख देता है, ये कहते हुए कि लोग उसे इस तरह पहचान लेंगे। वह उसे अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपनी जैकेट भी पहनाता है और शिया उसे पुराने जमाने का मर्दवादी कहती है। वैसे भी वे एक साथ मजे करते हैं और दिन के अंत में जब वे घर जा रहे होते हैं तो जून को जीव के प्रति थोड़ा सा अपराध बोध महसूस होता है। उस अपराध बोध के कारण वह शिया के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में आत्मविश्वास नहीं रख सकता और सोचता है कि क्या उसे अपनी भावनाओं में परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। शिया उससे फ्लर्ट करती रहती है, पूछती है कि क्या उन्होंने उनके साथ समय का आनंद लिया। जॉन उससे पूछता है कि क्या वह बस उसके साथ मजाक कर रही है या वह वास्तव में उसमें दिलचस्पी रखती है। वो कहती है कि वह उसे इतना पसंद करती है कि उसे चूम सके और वह उसे पाने के लिए थोड़ी शरारत करता है, ये कहते हुए कि अगर वह एक गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा है। शिया उसे छेड़ती है और उससे उन सभी बातों को कहने के लिए कहती है जो वह उसके साथ करना चाहता है, लेकिन जून के विचार फिर से जीव की ओर भटक जाते हैं। वह सोचता है कि अगर उसने पहले ही अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया होता तो क्या चीजें बेहतर होती या और भी खराब हो जाती। शिया उसे उसकी दुनिया से बाहर लाती है और उसे फिर से चिढ़ाने लगती है। वह हंसने लगती है जब वह शर्माता है और वे एक दूसरे में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें यह पता नहीं चलता कि वे जीव के स्टॉल के पास थे। उसने अभी अभी अपना काम पूरा किया था और जैसे ही उसने सिर उठाया उसने शिया के साथ झुन को देखा। ये उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि झुन ने पहले ही उसे मैसेज किया था कि वह शिया को घुमाने ले जाने वाला है क्योंकि वह उसके एहसानमंद था। हालांकि उसे पता था कि सच्चाई उससे कहीं अधिक है जो उसने उसे बताया था और उन्हें अभी इतने करीब देखकर उसे एहसास होता है कि वह सही थी। शिया और जून अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं जब पास के मंच से आने वाला जोरदार संगीत उन्हें परेशान करता है। जून शिया से कहता है कि यह डांस क्लब द्वारा लगाया गया है और वह इसे देखने के लिए जाना चाहती है। वह कहता है कि यह बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वह उसे मना नहीं कर सकता और वे भीड़ में शामिल हो जाते हैं। प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाता है और फिर होस्ट मंच पर आता है। किसी को भी मंच पर कुछ प्रदर्शन करने या सिर्फ अपने क्रश से अपने प्यार का इजहार करने के लिए बुलाता है, जिसमें $300 नकद इनाम है। इस वजह से भीड़ में हंगामा मच जाता है और जून हंसता है, ये कहते हुए कि ये किसी के लिए अपने क्रश से अपने प्यार का इजहार करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरी ओर शिया उस माहौल में पूरी तरह से सुन्न हो जाती है जिससे वह बहुत परिचित होती है और अचानक मंच की ओर कदम बढ़ाती है। जून घबराता है क्योंकि वह उसे रोकने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वह उन्हें किसी मुसीबत में डाल देगी। शिया मंच पर जाती है और होस्ट उससे अपना परिचय देने के लिए कहता है। शिया सभी को बताती है कि वह एक ब्रेक पर एक आइडल है और दर्शक जल्दी से उसके बारे में ऑनलाइन खोज शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उसे ड्रीम स्वीट नामक बैंड की मूर्ति के रूप में पहचानते हैं और प्रोडक्शन से एक आदमी भी वहां आता है ये बताने के लिए कि अब मेजबान को क्या करना चाहिए। वह शिया से कुछ सवाल पूछना शुरू करती है और जानती है कि वह एक लड़के मित्र के साथ त्योहार का आनंद ले रही है। वह पूछती है कि क्या वह मंच से उसके प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करने वाली है और जून अचानक महसूस करता है कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है। शिया अभी भी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा रही है और वह कहती है कि वह एक गाना गाने जा रही है। भीड़ उसके लिए पागल हो जाती है और होस्ट को लगता है कि चीजें अच्छी नहीं होंगी क्योंकि शिया की वास्तव में कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। अचानक जू मंच पर आती है और खुद को शिया की दोस्त के रूप में परिचित कराती है जो यहाँ शिया का समर्थन करने आई है क्योंकि वह घबराई हुई दिख रही थी। मेजबान उससे पूछता है कि क्या वह यहाँ अपने क्रश को प्रकट करने आई है और जू कहती है कि उसे किसी के लिए भावनाएं हैं। जून उत्सुकता और बेचैनी से भर जाता है क्योंकि वह सोचता है कि वह भाग्यशाली आदमी कौन है। वह देखता है कि क्या कोई ध्यान देने लायक है और सोचता है कि क्या जू को पता है कि वह भी भीड़ में है। हालांकि जू घोषित करती है कि अपनी भावनाओं को छुपाना एक निजी मामला होना चाहिए, इसलिए वह आज सिर्फ एक गाना गाने जा रही है। जून राहत महसूस करता है और फिर जू उसके पसंदीदा गाने को गाना शुरू करती है।
हालांकि वह बहुत आसानी से महिला विशालकाय हो सकती है और हर कोई सोचता है कि वह गायन में भयानक है। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद जू आत्मविश्वास नहीं खोती और जून उसके लिए ताली बजाना शुरू करता है। भीड़ उसके साथ शामिल होती है और जल्द ही जू के लिए जयकार करने लगती है। यह देखकर शिया मंच से नीचे उतरती है और वहां जून को उसका इंतजार करते हुए पाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जैसे ही वह सहारे के लिए जून पर झुकती है। वह उसे सांत्वना देता है, ये सोचते हुए कि वह थोड़ा निराश था कि शिया ने मंच पर उसका नाम नहीं लिया। वह और भी अधिक दुखी है। अब उनके बदलते हुए भावनाओं के बारे में और निर्णय लेता है कि उसे जल्द ही जू को सच्चाई बतानी चाहिए। अगले दिन जून शिया की जांच करने जाता है, जो त्योहार से लौटने के बाद से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। वह उसे जवाब नहीं देती, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। फिर शिया दरवाजा खोलती है और उसे अंदर खींच लेती है। वह उसे दरवाजे से लगाकर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि उसे अकेला न छोड़े। वह पूछता है कि क्या वह कुछ खाना चाहती है और वह जवाब देती है, तुम पापा, जिससे जून पागल हो जाता है। वह उसके तेज दिल की धड़कन के बारे में उसे चिढ़ाने लगती है और फिर और भी कसकर चिपक जाता है। जून अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता और वह उसे चूमने के लिए करीब खींचता है। इसके बाद वह जाने का फैसला करता है, लेकिन रुजुए बाहर टीवी देख रहा है और शिया कहती है कि अगर वह अभी बाहर जाता है तो वह पकड़ा जाएगा। वह उसे रुकने के लिए कहती है और वह मान जाता है। वह उसे फिर से चूमता है और उसे बिस्तर पर ले जाता है। जब शिया बिस्तर पर होती है तो वह दूसरी सोच रखने लगता है और सोचता है कि उसे यहां तक रुकना चाहिए या पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। वह एक आदमी बनने का फैसला करता है और चीजों को पूरा करने का। वह बिस्तर पर बैठता है और शिया की ओर देखता है, जिसके चेहरे का भाव ठंडा और दूर हो गया है, और जून महसूस करता है कि उनके बीच का रोमांटिक तनाव हवा में घुल गया है। जून सोचता है कि क्या उसे ही सिर्फ दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि शिया अब उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही है। वे असंबंधित चीजों के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन जून इसे सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह कल रात की घटना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वह शिया से कहता है कि इसे लेकर ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि लोग इसे अंततः भूल जाएंगे, और शुक्र है कि जो ने उनकी मदद की, मंच पर जाकर सारा ध्यान खुद पर खींच लिया। हालांकि जो का नाम सुनकर शिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जून उसे कहता है कि धन्यवाद के रूप में उसे दोपहर के भोजन के लिए ट्रीट करे, लेकिन शिया कहती है कि उसने कभी मदद नहीं मांगी। वह शिकायत करती है कि मंच पर सभी कलाकार बेकार थे और वह उन्हें सहन नहीं कर सकती थी, और जो उनमें सबसे खराब था। वह इस बारे में नाराज है और जून पूछता है कि उसके रवैये में क्या गड़बड़ है जब वह मंच पर गा भी नहीं सकी। शिया उससे पूछती है कि क्या उसे वाकई नहीं पता कि वे क्यों परेशान है, लेकिन जाहिर तौर पर जून को कोई अंदाजा नहीं है। तभी रुजू शिया के बारे में जानने के लिए दरवाजे पर दस्तक देती है, क्योंकि उसने 1 मिनट पहले उसे चिल्लाते हुए सुना था। जून ने जाने का फैसला किया और रुजू उसे शिया के कमरे से बाहर आते हुए देखकर खुश नहीं होती। वह पूछती है कि क्या उसने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन वह कुछ नहीं बताता और चला जाता है। जब वह अपने कमरे में पहुंचता है तो वह बिस्तर पर गिर जाता है, सोचते हुए कि अचानक चीजें इस तरह क्यों बदल गईं। अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए जा रहा होता है, शिया अचानक उसे पीछे से गले लगाती है और पिछली रात के लिए माफी मांगती है। जून उसे बताता है कि सब ठीक है और फिर उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है, कहते हुए कि वह क्लास के लिए देर हो रहा है। क्लास के बाद वह सांस्कृतिक महोत्सव के अंतिम दिन जो की सहायता करने जाता है। जो एक स्थानीय सेलिब्रिटी बन गई है, क्योंकि उसका गाना वायरल हो गया है, लेकिन उसे इसके साथ आने वाले मजाक और उपहास की परवाह नहीं है। उसे शिया से उसके घर आने का संदेश मिलता है, लेकिन वह मना करने का फैसला करती है, क्योंकि उसके माता पिता इसकी अनुमति नहीं देंगे। वह कहती है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वह वास्तव में जाना चाहती थी और कुछ समय साथ बिताना चाहती थी। जून यह सुनकर हैरान है और वह सोचता है कि क्या जो शिया के साथ समय बिताना चाहती है या उसके साथ। वैसे भी वे एक साथ गश्त के लिए जाते हैं और जुन मंच पर जिक्र की गई क्रश के बारे में जो से पूछता है। जो यह सुनकर अपनी सतर्कता खो देती है और लगभग कार के सामने आ जाती है, लेकिन जून उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। यह उनकी बातचीत के विषय को समाप्त कर देता है, क्योंकि दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। बाद में काम समाप्त हो जाता है और सभी लोग एक सामूहिक डिनर के लिए बाहर जाने का निर्णय लेते हैं। जून और जो इसे छोड़ने और अपने घर जाने का निर्णय लेते हैं। जब जून घर पहुंचता है तो वह शिया को अपने इंतजार में पाता है। वह उसका स्वागत करती है, लेकिन जब वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो वह पीछे हट जाता है। वह इसके बावजूद उससे चिपकी रहती है और जून उसे जाने देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे गृह कार्य करना है। वह चलने लगता है, लेकिन फिर शिया अचानक उठकर उसे रोकती है और पूछती है कि उसने आज उसे क्यों नजरअंदाज किया है। वह स्वीकार करता है कि उसके साथ रहने से उसे अच्छा और आशावादी महसूस होता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह सही है। शिया पूछती है कि समस्या क्या है, और जून कहता है कि यह उसके मिले जुले संकेतों के कारण है। वह दावा करता है कि उसे यह भी नहीं पता कि वास्तव में वह उसे पसंद करती है या वह मजाक कर रही है। इसके अलावा उसे लगता है कि उसके साथ रहना गलत है, जबकि उसके दिल में अभी भी जो के लिए भावनाएं हैं। वह अपने कमरे की ओर जाने लगता है और कहता है कि उन्हें बस दोस्त बने रहना चाहिए और बिना किसी लाभ के। शिया फिर से उसे पीछे से कसकर गले लगाती है। यह स्वीकार करने से इनकार करती है कि उसे फ्रेंड जोन में रखा जा रहा है। जून पूछता है कि वह क्या कर रही है और वह उसे बताती है कि वह देख रही है कि वह उसे कब तक अनदेखा कर सकता है। अगली सुबह जब जून आम क्षेत्र की ओर जाता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि जो और शिया पहले से ही वहां हॉटपॉट पर काम कर रहे हैं। जो कहता है कि शिया ने उसे दोपहर के खाने के लिए हॉटपॉट खाने के लिए बुलाया और वह मना नहीं कर सका। जून कहता है कि वह जल्दी से नहाने के बाद उनके साथ शामिल होगा और महसूस करता है कि शिया जानबूझकर उसे मुश्किल में डाल रही है। जब वह फिर नीचे आता है तो वह शिया से पूछता है कि उसने जो को सुबह सुबह क्यों बुलाया।
शिया कहती है कि उसने अपनी लड़के की समस्याओं को साझा करने के लिए उसे फोन किया था क्योंकि एक लड़का जो उसे ध्यान दे रहा था अब उसे नजरअंदाज करने लगा है। जुन यह सुनकर हिल जाता है लेकिन जो के सामने शांत रहने की कोशिश करता है। नाश्ते के बाद शिया दिन में कई बार उसके पास जाती है, जितना हो सके प्यारी बनने की कोशिश करते हुए उसका दिल जीतने के लिए। वह उसे फिल्म डेट पर चलने को कहती है लेकिन जून हर बार मना कर देता है क्योंकि वह चाहता है कि वे दोस्ती के दायरे में रहें। अगले दिन सुबह जब वह क्लास जा रहा होता है तो उसे गेट पर शिया उसका इंतजार करती दिखती है। वह परेशान दिखती है जब वह उसे सिर्फ हाथ हिलाकर इशारा करता है तो वह उसे एक स्नैक देता है जिसे वह बाद के लिए बचा कर रख रहा था और महसूस करता है कि वह उसे लंबे समय तक दूर रखने के लिए मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। बाद में स्कूल में वह पाता है कि हर कोई शिया के बारे में बात कर रहा है जो वहां जून से मिलने आई थी। वह घबरा जाता है जब वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ पेय के लिए शामिल होना चाहेगा। वह इनकार करने वाला होता है लेकिन तभी वह देखता है कि उसका चिड़चिड़ा सीनियर उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। शिया तो वह उसका हाथ पकड़ता है और घर की ओर दौड़ जाता है। वह उससे पूछता है कि वह कॉलेज क्यों आई जब हर कोई उसकी सच्चाई जानता है और शिया जवाब देती है कि वह बस उसके साथ रहना चाहती थी। जून को एहसास होता है कि उसने उनके बीच जो दीवारें खड़ी की थीं वे कितनी कमजोर थीं और वह उसे कहता है कि वे बस घर पर शराब पिएंगे। वह उसे पहले वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ बियर खरीदने जाता है लेकिन उनमें से कोई भी शिया की तस्वीरें क्लिक करने वाले एक डरावने पीछा करने वाले को नोटिस नहीं करता। इस दौरान जून कुछ बियर खरीदता है और फिर रूजे को एक रेस्तरां में अकेले खाते और पीते हुए देखता है। वह उससे बात करने जाता है और पूछता है कि वह दिन के उजाले में क्यों पी रही है और वह कहती है कि वह और शिया इसके कारण है। उसे यह भी नहीं पता कि उसे ऐसा क्यों लगता है जब वह जून और शिया को साथ देखती है और पूछती है कि क्या उनके बीच अब सब ठीक है। जून उसे बताता है कि उसकी रक्षा प्रणाली उसके भावनात्मक आक्रमण का सामना करने के लिए बहुत कमजोर थी और रूनी अब और भी बुरा महसूस करती है। दूसरी ओर शिया उस व्यक्ति को नोटिस करती है जो लगातार उसकी तस्वीरें खींच रहा है। वह उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वह उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। उसी समय जून अपनी छोटी खरीदारी से वापस लौटता है और उस पीछा करने वाले को पाता है। उसके असली इरादों से अनजान वह उसे आवाज देता है और पीछा करने वाला तुरंत भाग जाता है। जल्द ही शिया भी दौड़ते हुए बाहर आती है और जून से पूछती है कि क्या उसने उस आदमी का चेहरा देखा, लेकिन उसने नहीं देखा था। वह उसे नहीं बताती कि वह एक पीछा करने वाला था और वे पेय के लिए अंदर जाते हैं। एक हफ्ते बाद जब रूनी कॉलेज से वापस आ रही है तो वह जून के बारे में सोचती रहती है। वह सोचती है कि क्या उसने उसके लिए भावनाएं विकसित कर ली हैं, जब अचानक जून उसके पीछे से आता है और उसका बैग खींचता है। वह घबरा जाती है लेकिन वह उसे बताता है कि वह केवल यह देख रहा था कि उसका बैग उतना ही भारी है जितना दिखता है ताकि वह उसे उसके लिए उठा सके। वे एक साथ घर की ओर बढ़ने लगते हैं और रूनी केवल उन पलों के बारे में सोच सकती है जो उन्होंने समूह डेट पर साथ बिताए। हालांकि जून उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और उसे शिया के बारे में पूछता है क्योंकि उस दिन उनके साथ शराब पीने के बाद उसने उसे जल्दी घर जाने के लिए कहा था और तब से उसने उसे ज्यादा नहीं देखा है। रूनी उसे बताती है कि शिया तब से अपने कमरे में बंद है और सोचती है कि जून उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। उसे अभी भी लगता है कि उसने उस दिन नशे में उससे प्रेम निवेदन किया था और इसका अभी भी कुछ मतलब है। वह उसे भूलने का निर्णय करती है लेकिन तभी वे घर पहुंचते हैं जहां पीछा करने वाला फिर से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह जून को आते हुए देखता है वह भाग जाता है और लगभग रूनी से टकरा जाता है। सौभाग्य से जून उसे पास खींचता है ताकि उसका सामना स्टॉकर से ना हो और रूनी पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। जून उसे पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह पहले से अधिक उसकी ओर खिंचाव महसूस करती है। तभी शिया बाहर आती है और उन्हें इस तरह साथ देखकर वह अपने दर्द को छिपाने के लिए हंसने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और शिया और रुआनी दोनों ही असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। जून इस वजह से असहज महसूस करता है, इसलिए वह सुझाव देता है कि वे एक बारबेक्यू पार्टी में जाएं। शिया और रुआनी इस विचार से सहमत हैं, लेकिन जब वे बाहरी ग्रिल सेट करते हैं तो रुआनी कहता है कि सिर्फ 3 लोगों की पार्टी बहुत उबाऊ लगती है। जून सुझाव देते हैं कि वे झू को बुलाएं और रुआनी पूछती है कि वह कौन है। वह उसे बताता है कि वह उसकी एक हाई स्कूल की दोस्त है जो उनके साथ बहुत घूमती थी। वे उसे निमंत्रण देते हैं लेकिन वह एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो अतिथि सूची में है। जल्द ही घुओं कुछ ताजा मांस लाने आते हैं और वह और शिया एक दूसरे को पुराने दुश्मनों की तरह घूरते हैं। हालांकि वह तुरंत उनके सामने सिर के बल खड़े होकर माफी मांगते हैं और वह उन्हें माफ कर देती है। उसी समय जू वहां कुछ अतिरिक्त तैयार खाने और पेय पदार्थों के साथ पहुंचती है। उसके बाद जुन का रूममेट युन भी पार्टी में शामिल होता है और सभी साथ में मजे करते हैं। पीछा करने वाला अभी भी उनकी तस्वीरें खींच रहा है लेकिन वे उसके लिए बहुत व्यस्त हैं। बाद में रूनी एक नए अभिनेता का चेहरा सॉसेज पैकेज पर देखती है और जू कहती है कि उसने उसे अन्य विज्ञापनों में भी देखा है। रुआनी कहती है कि मशहूर व्यक्ति होना अच्छा लगता होगा, लेकिन शिया को यह बात ठीक नहीं लगती। वह उनसे पूछती है कि उनका क्या ख्याल है, एक मशहूर व्यक्ति के जीवन का एक दिन कैसा होता है। हर कोई कहता है कि वे ग्लैमरस हैं और उनके पास बहुत सारे प्रशंसक और पैसा है, लेकिन शिया उन्हें बताती है कि वे बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को खो रहे हैं। शुरुआत के लिए सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें इस बात की आदत डालनी पड़ती है कि लोग जहां भी जाएं उनकी तस्वीरें क्लिक करते हैं और कैमरे उनके चेहरे पर गुस्सा देते हैं। लोग बिना किसी कारण के उन्हें ऑनलाइन ट्रोल करते हैं और उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती। उसी समय जून ने पीछा करने वाले के कैमरे की फ्लैश देखी। जब पीछा करने वाला तस्वीरों को देख रहा था तो गुओ अचानक उसका कैमरा छीन लेता है। पीछा करने वाला भाग जाता है और जून उसके पीछे दौड़ता है। वह बस उस तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन फिर पीछा करने वाला लड़खड़ाता है और कूड़े के ढेर में गिर जाता है और जून भी गिर जाता है।
वह पीछा करने वाले को पकड़ने में कामयाब होता है और जल्द ही गुओ और यून उसे समर्थन देने के लिए आते हैं। वे पीछा करने वाले को घर वापस लाते हैं, जहां वह कहता है कि वह एक उभरता हुआ फोटोग्राफर है जो अपनी कौशल पर काम कर रहा है। कोई भी उसके बेवकूफ झूठों पर विश्वास नहीं करता और झू उसे उनके कॉलेज के छात्र के रूप में पहचानता है। यून कैमरा चेक करता है और पाता है कि वह एक आदतन अपराधी है और कहता है कि उन्हें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वह आदमी उनसे ऐसा न करने की भीख मांगता है और फिर अचानक शिया कहती है कि वह उसे पुलिस को सौंपने की योजना नहीं बना रही है क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है। वह पहले भी ऐसे मामलों की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशनों गई हैं, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि तस्वीरें ज्यादा खुलासा नहीं कर रही थीं और उन्हें साझा नहीं किया गया था, इसलिए वे कुछ नहीं करेंगे। शिया कहती है कि ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने के बेहतर तरीके हैं और उन्हें सिर्फ उसे पीटना चाहिए। जून उसे रोकने की कोशिश करता है, कहते हुए कि वे इस तरह कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन शिया कहती है कि वह कुछ हड्डियों को तोड़ने के लायक है। वह एक बियर की बोतल उठाती है और कहती है कि यह तब तक अच्छा है जब तक कि वे उसे जीवन भर के लिए अपंग नहीं छोड़ते, और घुओ उससे बोतल लेता है और उससे कहता है कि उसे इसे करने का सम्मान दे। जून उसे रोकता है, यह कहते हुए कि वे इसके लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं, और उसकी डरपोक आदत को देखकर शिया वापस अंदर चली जाती है। अब हर कोई सोचने लगता है कि इस आदमी के साथ अब क्या किया जाए, लेकिन फिर अचानक वे कांच टूटने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि जू ने पहले ही उस आदमी के सिर पर दीवार पर एक बोतल फोड़ दी है। वह हमेशा से चीजों को अंदर रखने वाली रही है और कभी कभी जब उसका तनाव अपनी सीमा पार कर जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। वह शिकारी की ओर नुकीली कांच की बोतल से इशारा करती है और उसे एक अच्छा कारण पूछती है कि क्यों ना वह उसकी आंखें फोड़ दे। यही बात गुओ भी करना चाहता था और वह उसका समर्थन करने जाता है। जून पूरी तरह से भयभीत है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसे रोकते हुए कहता है कि अभी पुलिस को बुलाना उनके लिए हानिकारक है। वह उसे एक अपराध की परिभाषा दिखाता है और कहता है कि वे जो अभी कर रहे हैं वह एक दंडनीय अपराध है। अंदर शिया एक YouTube वीडियो देख रही है, लेकिन उसके दिमाग में केवल उसके कड़वे अतीत की यादें हैं। उसे मीडिया द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था और उसका एजेंट उसे अधिक त्वचा दिखाने के लिए कहता रहा क्योंकि यह सफलता का आसान टिकट है। शिया यह सब नहीं सहन कर सकी और उसने मनोरंजन उद्योग को छोड़ने का निर्णय लिया। वह शूट के बीच में भाग गई और अपने चिंताओं को धुएं में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसके लिए नहीं था। वह रोती रहती है, लेकिन फिर जून दरवाजा खटखटाता है तो वह खुद को संभालती है और उसे अंदर आने देती है। वह पीछा करने वाले के बारे में बात करने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जून उसे बताता है कि उन्होंने उससे निपट लिया है। उन्होंने पुलिस को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जू ने मारपीट की, लेकिन उन्होंने उसके छात्र पहचान पत्र और मेमोरी कार्ड के साथ एक लिखित वादा प्राप्त किया कि वह इसे फिर से नहीं करेगा। गुओ और यून स्टॉकर के घर गए हैं ताकि उसके कंप्यूटर से कोई भी तस्वीर हटा दें, इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जून शिया से कहता है कि वह अब स्टॉकर के साथ जो चाहे कर सकती है, लेकिन उसे उस पर मुकदमा करने से शायद ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वह जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक शिया उस पर कूद पड़ती है। वह पूछती है कि क्या वो उसे चूम सकती है और जुन नाराज हो जाता है। वह उसे और भी परेशान करने के लिए चिढ़ाती है और फिर उसकी अंगुलियों को एक एक करके चूमने लगती है। जुन थोड़ा डर जाता है और दोनों उसकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ते हैं। उसके बाद वह तेजी से कमरे से बाहर भाग जाता है, अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करता है। पीछा करने वाले का मामला इस तरह से हल हो जाता है, या ऐसा जुन को लगता है। जबकि शिया उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने नहीं जा रही है। वह उसके भविष्य को बर्बाद करने और जिस कंपनी में वह काम करने की कोशिश करता है वहां उसे खराब करने के लिए यह तथ्य उपयोग करने की योजना बना रही है कि वह एक पीछा करने वाला था। जुन उसके डरावने मूड से डरता है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह जो चाहती है वे करे। अभी अभी झू और रोनी भी वहां पहुंचते हैं क्योंकि वे शिया के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वे अक्सर साथ में समय बिताते हैं और जुन अपने भावनाओं के साथ क्या करें यह सोचता है। वह सलाह के लिए यून के पास जाता है, जो उसे बताता है कि जब उसने पहली बार शिया को देखा तो उसने भी उसके साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर यह विचार छोड़ दिया क्योंकि शिया के पास बहुत ज्यादा भावनात्मक बोझ है और वह इसके लिए तैयार नहीं है। वह जुन को इसके बारे में गहराई से सोचने के लिए कहता है और अगर वे गंभीर है तो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत देर नहीं करनी चाहिए। खैर, अपनी भावनाओं और कॉलेज जीवन के बीच जून अंतिम परीक्षाओं के अंत तक बहुत थक जाता है। वह शिया के सोफे पर लेट जाता है और उसे 1 घंटे में जगाने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाद में एक कक्षा के साथ मिलना है, भले ही वह बहुत थका हुआ है। शिया उसे बताती है कि सेमेस्टर ब्रेक में उसके साथ एक अच्छी छुट्टी के बारे में क्या, और जून इसके लिए तैयार है। वह कहता है कि कोई भी जगह अच्छी है जब तक वह उसके साथ है, लेकिन फिर शिया चुप हो जाती है। वह यह देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है और उसे पाता है कि वह पागलों की तरह शर्मिंदा हो रही है। उसकी प्रतिक्रिया से वह भ्रमित हो जाता है और वे अपनी स्थिति को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जू अपने सामान के साथ उनके गेट पर होती है ताकि उनकी कहानी को थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाया जा सके।